हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सी प्लस प्लस को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और अभी तक हमने देखिए जो क्लास का कॉन्सेप्ट होता है वो सीख सीख चुके हैं। ओके। और क्लास में मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल्स मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं, और स्पेशली हम नॉन मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, और फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो आपको क्लास का कॉन्सेप्ट, उसमें स्पेशली जो मेंबर फंक्शन होता है, नॉन मेंबर फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं एक जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो किसी क्लास के, जैसे यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट क्लास बनाई है, तो जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम क्लास के अंदर पब्लिक फील्ड में इस तरह से बना देते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेंबर फंक्शन बने होते हैं। मेंबर फंक्शन के पास ये राइट होता है कि वो इस क्लास के किसी भी प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ओके। फ्रेंड फंक्शन जो होते हैं वो क्लास के बाहर होते हैं, वो नॉन मेंबर फंक्शन होते हैं, लेकिन उनके पास भी ये राइट होता है कि वो इस क्लास के, क्योंकि वो फ्रेंड हैं तो वो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट ऑपरेटर लगा के क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। ओके। नॉन मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो इन प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से कभी भी एक्सेस नहीं करते। और अगर मुझे इनकी वैल्यू चाहिए होती है, जो यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल्स हैं क्लास के बाहर से, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर कुछ फंक्शन बना लेते थे। वो फंक्शन एक्स और वाई की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे और उन फंक्शन को हम कॉल करके एक्स और वाई की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस है मेंबर प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने का, आपको पता होना चाहिए कि मेंबर फंक्शन इनको डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, फ्रेंड फंक्शन ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगा के एक्सेस कर पाते हैं, नॉन मेंबर फंक्शन कभी भी एक्सेस नहीं कर पाते। और अगर इनकी मुझे वैल्यू चाहिए होती है नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर, तो हम यहाँ पर कुछ फंक्शन बना लेते हैं जो एक्स और वाई की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। उन फंक्शन को कॉल करके नॉन मेंबर फंक्शन के अंदर भी हम एक्स और वाई की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। इससे पहले आपने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी थी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, चलिए मैं पहले आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने कई सारे ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस में पढ़े हैं। उनमें से कुछ ऑपरेटर्स की हमको हम कुछ ऑपरेटर्स को हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर है, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो इसी तरह से आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, है ना। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं प्लस ऑपरेटर की बात करूं और मैं लिखूं 5 + 6, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है इसको पता है कि हम जो प्रीमिटिव डेटा टाइप हैं, प्रीमिटिव मतलब इंटीजर, फ्लोट, डबल, है ना, अगर उनके बीच में प्लस ऑपरेटर को यूज किया जाए तो किस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। यानी कि अगर हम दो प्रीमिटिव वैल्यूज को, जो कि यहाँ पर इंटीजर हैं, उनको अगर हम ऐड करें इस तरह से 5 + 6, तो नो डाउट हमारा रिजल्ट 11 मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से मान लीजिए 5.5 + 6.6 को हम ऐड करें तो यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, 12.1, 6 5 11 6 5 11 12, हाँ, तो 12.1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने प्लस ऑपरेटर के दो वर्जन्स देखे, एक जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ऐड कर रहा है, दूसरा जो फ्लोट टाइप की वैल्यूज को ऐड कर रहा है। आप डबल टाइप की वैल्यूज को भी ऐड करने के लिए कर सकते हैं, है ना। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, आप स्ट्रिंग लिख करके भी वेरिएबल बना सकते हैं। अभी हमने स्ट्रिंग आपको पढ़ाया नहीं है, नहीं तो आपको स्ट्रिंग कनकैटिनेट भी कर सकते हैं। आप ऐसे लिखें, आप लिखें मुनि प्लस सिंह, इस तरह से, तो इसका जो इक्वल होगा वो हो जाएगा मुनि सिंह। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि प्लस ऑपरेटर के कई सारे फॉर्म देखे, एक जो इंटीजर को ऐड कर रहा है, एक जो डबल को ऐड कर रहा है, एक स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब
ऑपरेटर जो ये प्लस है, इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में, जिनकी कई फॉर्मेट्स में कोडिंग लिखी गई है, जिनके कई सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं और उनको हम यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। तो प्लस ऑपरेटर के कई सारे मतलब आपने देखे, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि जब प्लस ऑपरेटर कई तरह के उसके फॉर्म होते हैं, है ना। फॉर्म का मतलब कई तरह से वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। वो इंटीजर टाइप के इन टाइप की वैल्यूज़ के साथ एक्शन परफॉर्म कर सकता है, फ्लोट के साथ में, डबल के साथ में, स्ट्रिंग के साथ में। तो उसके कई सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उसे ही हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, है ना, जब कई वर्जन्स अवेलेबल हों। तो अभी आपने देखा प्लस ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल। मान लीजिए, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, अब बात को समझना। मान लीजिए हमारे पास ये क्लास है कोऑर्डिनेट। तो जायज़ सी बात है, अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो आपको इतना मैथमेटिक्स आता होगा कि कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पॉइंट्स एक्स एंड वाई की ज़रूरत होती है। एक्स और वाई के पेयर को हम कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल क्लास बनाई है कोऑर्डिनेट, जिसके अंदर हमने दो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल बनाए हैं एक्स एंड वाई, और पब्लिक फील्ड में हम कुछ यहाँ पर फंक्शन बना लेंगे। अब आगे चल के मान लीजिए मैं इस कोऑर्डिनेट क्लास का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से C1। हमने C1 ऑब्जेक्ट बनाया। तो जैसे ये C1 ऑब्जेक्ट बना, इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल होंगे। अब आप इस वाले C1 ऑब्जेक्ट को देखिए, इसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पर कुछ मेंबर फंक्शन बनाए हैं, उनको हम यूज़ करके C1 के x और y में वैल्यू रख दिया 5 एंड 6। तो C1 ऑब्जेक्ट है, उसके मेंबर वेरिएबल में चला गया 5 एंड 6। मान लीजिए मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है C2। हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया C2, और मेंबर फंक्शन का यूज़ करते हुए हमने C2 के भी मेंबर वेरिएबल में वैल्यूज़ को रख दिया। जैसे यहाँ पर हमने बनाया है लेट्स से 7 एंड 8। ध्यान दिया, 7 एंड 8। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। अब अगर मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करके इन दोनों C1 और C2 को ऐड करने की बात करूं, मैं लिखूं C1 प्लस C2। तो पहले मैं इसका मतलब समझाता हूं कि प्लस लिखने से मतलब क्या है। जब हम मैं C1 प्लस C2 लिख रहा हूं तो C1 का जो x है वो C2 के x से ऐड होगा, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और C1 का y C2 के y से ऐड होना है, तो क्या होगा, 8 एंड 6 14। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिलना चाहिए C1 प्लस C2 को ऐड करने के बाद, वो मिलना चाहिए क्या, वो मिलना चाहिए 7 5 12 एंड 14। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 12 कामा 14, इस तरह से। तो पहले, अब तो ये प्लस का मतलब आप समझें कि अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हमें इस तरह का रिजल्ट चाहिए, एक्स को एक्स से ऐड करो, वाई को वाई से ऐड करो, ठीक है। अब ये बताइए आप कि क्या C1 प्लस C2 काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, अगर मैं 5 प्लस 6 लिखूं तो ये बिल्कुल काम करता है। अभी आपने देखा है, आपको पता भी है कि काम करेगा। लेकिन ये जो हमने लिखा है ये प्रीमिटिव डेटा टाइप है, इंटीजर है, इन्हें प्रीमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन जो C1 और C2 हैं वो नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं। तो जब मैं इस तरह से प्लस लिख करके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को, जो यहाँ पर C1 और C2 ऑब्जेक्ट हैं, उनको ऐड करने की कोशिश करूँ तो क्या ये लाइन चलेगी या एरर देगी, आपको ये बताना है। तो आप सोचिए, कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ओके, तो मैं बताता हूँ ये काम नहीं करेगा। जब आप C1 प्लस C2 लिखते हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप C1 माइनस C2 लिखते हैं तो ये काम नहीं करेगा। मतलब जो भी ऑपरेशन आप C1 और C2 के साथ में करना चाहते हैं, अगर आप ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑपरेशन आप इन प्रीमिटिव डेटा टाइप के साथ में परफॉर्म करते हैं, तो ये वाले जो यहाँ पर हमने लिखा है C1 प्लस C2, C1 माइनस C2, ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि प्लस ऑपरेटर को ये पता ही नहीं है कि दो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट हों तो उनको किस तरह से ऐड करना है। प्लस को ये बात नहीं पता है कि जो ऑब्जेक्ट C1 और C2 हैं उनको किस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में बात आई।
इन प्लस और माइनस ऑपरेटर का मीन, तो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज को ऐड करने के लिए पता है, प्लस और माइनस को ये पता है कि प्रिमिटिव टाइप के अगर वैल्यूज हो तो उनके साथ में किस तरह से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। लेकिन अगर नॉन प्रिमिटिव टाइप हो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ में किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस ऑपरेटर या माइनस ऑपरेटर को नहीं पता है, उनका मतलब पहले से डिफाइन नहीं है, तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो हम कुछ इस तरह से कोडिंग करेंगे कि C1 प्लस C2 लिखने पर ये लाइन एरर नहीं देगी, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। C1 माइनस C2 लिखने पर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एरर नहीं देगी। तो एक प्लस ऑपरेटर का मीनिंग पहले से पता है, पहले से डिफाइंड है। दूसरा, हम लोग बनाने वाले हैं, हम लोग इस तरह से कोडिंग करेंगे कि ये प्लस ऑपरेटर C1 और C2 को हमारे अकॉर्डिंग जिस तरह से हम चाहते हैं ऐड कर दे। तो एक प्लस ऑपरेटर का डिफिनीशन हम लोग खुद बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर की दो मीनिंग हो गई, दो डिफिनीशन हो गई, एक प्रिमिटिव के लिए, दूसरा नॉन प्रिमिटिव के लिए। इसी 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 इसको हम बोलते हैं क्या, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अब मुझे वो कोडिंग सीखना है कि वो कोडिंग करना किस तरह से है कि C1 प्लस C2 लिखने पर हमारा काम हो जाए, है ना। तो वो कोडिंग हम लोग अपने अगले वीडियो से शुरू करेंगे, है ना। फिलहाल आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर देता है, लेकिन अगर उनका हम एक और डेफिनीशन अपने प्रोग्राम में कर दें तो वो एरर नहीं देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और ये किस तरह से करते हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, आप C1 और C2 को ऐड कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने C++ बनाई है उनको क्या पता कि आप किस बेसिस पर ऐड करना चाह रहे हो। हाँ, हो सकता है आप X और Y को ऐड करना चाह रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, है ना। X को ऐड कर रहे हो, Y को ऐड कर रहे हैं, जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनको ये बात नहीं पता है ना यार कि आप किस तरह से अपनी क्लास को डिफाइन करने वाले हो, है ना। आप अपनी क्लास बना रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग से वेरिएबल्स बनाओगे ना। तो जिन लोगों ने C++ बनाई उनको क्या पता यार कि आप क्या करने वाले हो। इसीलिए इस तरह से जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसका पहले से डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम अपना इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं C1 प्लस C2, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा हम करते ही क्यों हैं? हाँ, अगर हमें C1 और C2 को ऐड ही करना है तो बॉटम लाइन ये है कि हमें C1 और C2 का डेटा चाहिए। तो वो तो हम 7 5 8 इसको क्या मिल नहीं सकता क्या, डेटा तो हमें C1 C2 का मिल सकता है। तो हम फंक्शन बना के काम कर सकते हैं ना। फंक्शन हम कॉल कर लें, फंक्शन में हम C1 C2 पास कर दें, यहाँ पर कुछ मेंबर फंक्शन बना लें, उनको हम कॉल करके X और Y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे हमें X और Y की वैल्यू को मिल जाए ऐड कर देंगे, और सिंपली ऐड करने के लिए हम उन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हमें C1 प्लस C2 लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना है। लेकिन ऐसा करते ही क्यों है? देखिए, जब आप ऐसा करते हैं तो प्रोग्राम देख के ही पता चल जाता है कि हाँ यार, आप C1 और C2 को ऐड कर रहे हो, क्योंकि उनके बीच में प्लस ऑपरेटर लगा है ना। लेकिन अगर आप वही सोचो, आप फंक्शन का काम करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से ऐड, उस पर आप C1 कामा C2 पास कर देते। ऐड फंक्शन क्या करता, C1 C2 को ऐड करके रिटर्न कर देता, है ना। और उसको मान लीजिए हमारे पास एक C3 ऑब्जेक्ट होता, उसमें हम स्टोर कर लेते। तो ऐसा तो हम पहले भी कर चुके हैं कि ऐड फंक्शन कॉल करके C1 C2 पास कर दें, ये ऐड करेगा। ऐड करने के बाद उसको जो वैल्यू जाएगी उसको एक अदर कोऑर्डिनेट्स में रखेगा, उसको रिटर्न कर देगा, हम C3 में स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इस लाइन को देख करके ये पता नहीं चल पा रहा है उतना। हो सकता है आप फंक्शन का नाम ऐड ना रख के कुछ और रख लें, अपने अकॉर्डिंग रख लें। लेट से मैं मल्टीप्लिकेशन रखना चाहता हूँ, मेरा मन भाई, मैं फंक्शन बना रहा हूँ, मेरा मन, मैं फंक्शन का नाम क्या रखूँ ये तो हमारे पर डिपेंड है ना। तो फंक्शन का नाम देख करके उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। लेकिन जब आप C1 प्लस C2 लिख रहे हैं तो ये बात पता चल जाती कि हाँ यार, आप यहाँ पर C1 और C2 को ऐड कर रहे हो, है ना। तो यही सब बातें हैं यार, हमने आपको बता दिया, है ना। अगले क्लास में हम सीखेंगे किस तरह से ओवरलोडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।